जब आप नए कानून में हथकड़ी से रिलेटेड प्रोविजंस को पढ़ते हैं तो सेक्शन 43 BNSS है। जब आप उस सेक्शन को पढ़ेंगे तो वहां पर दो वर्ड यूज हुए हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर और रिपीट ऑफेंडर। तो क्या हैबिचुअल ऑफेंडर और रिपीट ऑफेंडर दोनों अलग अलग होते हैं? और अगर अलग अलग होते हैं तो इनका मीनिंग क्या होगा? किसको हैबिचुअल ऑफेंडर कहेंगे, किसको रिपीट ऑफेंडर कहेंगे? तो दोस्तों आज इसी टाइप के क्वेश्चंस को लेकर मैं संजीव सिकरवार लीगल लैंप पर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। और ये कॉन्सेप्ट कि किसको हैबिचुअल ऑफेंडर कहा जाएगा, किसको रिपीट ऑफेंडर कहा जाएगा, किसको फर्स्ट टाइम ऑफेंडर कहा जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आपने अगर आज समझा तो फ्रेंड्स आप मान लीजिए कि नए कानून में कई जगह पर ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी और जहां जहां जिन जिन सेक्शंस में ये टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है उन सबके कॉन्सेप्ट को आज आप समझ जाएंगे। तो इसलिए आज आपको समझना पड़ेगा कि हैबिचुअल ऑफेंडर कौन सा होगा और रिपीट ऑफेंडर कौन सा होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं फ्रेंड्स कि ना तो हैबिचुअल ऑफेंडर की और ना ही रिपीट ऑफेंडर की डेफिनेशन BNSS में भी नहीं दी गई है, BNS में भी नहीं दी गई है, BSA में भी नहीं दी गई है। और जब इन तीनों एक्ट में कोई डेफिनेशन हमें नहीं मिलती है तो दोस्तों हम डेफिनेशन कहां खोजते हैं? जनरल क्लॉजेज एक्ट में हम डेफिनेशन खोजने की कोशिश करते हैं। और जब मैंने इस जनरल क्लॉजेज एक्ट को जाकर देखा तो वहां पर भी हैबिचुअल ऑफेंडर या रिपीट ऑफेंडर की डेफिनेशन नहीं दी गई है। तो ऐसी सिचुएशन में कंफ्यूजन हो जाता है फ्रेंड कि अब हैबिचुअल ऑफेंडर या रिपीट ऑफेंडर का मीनिंग क्या होगा। और जब तक आप ये नहीं जान लेंगे तो क्वेश्चन का जवाब दे पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज इसी बात को समझाने के लिए मैं कुछ और फैक्ट्स की हेल्प लूंगा जिनसे आपको क्लैरिटी आएगी कि हैबिचुअल ऑफेंडर और रिपीट ऑफेंडर कौन से होते हैं। तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, मैंने BNS को पढ़ा और मैंने चेक किया कि हैबिचुअल या रिपीट ऑफेंडर कहां कहां यूज हुआ है। क्योंकि लॉ में जब कहीं मीनिंग ना मिले किसी वर्ड का तो आप उस वर्ड को देखो कि लॉ में कहां कहां लिखा गया है और उस सेक्शन को फिर आप जब पढ़ोगे तो वहां से मीनिंग निकलकर आ जाता है। ये एक इंटरप्रिटेशन का तरीका है। इसी बात के लिए मैंने जब BNS को चेक किया तो वर्ड हैबिचुअली कई जगह लिखा हुआ मिला। सेक्शन 145 है BNS की जो IPC में 371 होती थी और उसका हेडिंग है हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स। हैबिचुअल वर्ड यूज हुआ लेकिन वहां पर भी हैबिचुअल की डेफिनेशन नहीं दी गई। एक और सेक्शन है 310, उसकी सबसेक्शन 6 जो IPC में 400 हुआ करती थी। यहां पर भी हैबिचुअली वर्ड यूज हुआ लेकिन मीनिंग यहां पर भी नहीं बताया गया। BNS की एक और सेक्शन 313 जो IPC में 401 होती है, वहां पर भी हैबिचुअली वर्ड यूज हुआ लेकिन डेफिनेशन नहीं दी गई। BNS की एक और सेक्शन 417 और उसकी सबसेक्शन 4 जो IPC में 413 IPC होती थी। अब जब BNSS को चेक किया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को चेक किया तो उसकी सेक्शन 129 उसकी क्लॉज C से लेकर F तक 4 क्लॉज होती हैं। हर क्लॉज में हैबिचुअली वर्ड यूज हुआ है लेकिन डेफिनेशन नहीं दी गई। BNSS की एक सेक्शन और 135 इंक्वायरी एज टू ट्रुथ ऑफ इंफॉर्मेशन, यहां पर हैबिचुअल ऑफेंडर एग्जैक्ट वर्ड यूज हुआ लेकिन डेफिनेशन नहीं दी गई। अभी पहले मैं हैबिचुअली को ही बात कर रहा हूं, रिपीट की आगे बात करूंगा। तो जब मैंने हैबिचुअली को सब जगह देखा तो डेफिनेशन नहीं मिली। और जब ऐसा हो कि 3 एक्ट हैं, क्रिमिनल मेजर एक्ट्स हैं तीनों, इनमें कहीं भी किसी वर्ड की डेफिनेशन नहीं दी गई तो किसी और एक्ट में डेफिनेशन दी गई है क्या? आप उससे भी मीनिंग निकाल सकते हैं। तो जब मैंने सर्च किया तो मुझे दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 मिला और उसकी सेक्शन मिली 47 जिसका हेडिंग है रिमूवल ऑफ पर्सन अबाउट टू कमिट ऑफेंसेस। तो ये मैंने 47 की लैंग्वेज आपको यहां पे लिखी है। इस पूरी PPT की PDF में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लें चैनल को, वहां आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो सेक्शन 47 का जब एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे, लास्ट में लिखा है, बिल्कुल क्यों लिखा है एक्सप्लेनेशन, क्योंकि 47 दिल्ली पुलिस एक्ट में कितनी ही बार हैबिचुअली वर्ड यूज हुआ।
कोई ऐसा पर्सन है जिसने हैबिचुअली ये ऑफेंस किया, कोई ऐसा पर्सन जिसने हैबिचुअली ये ऑफेंस किया, हैबिचुअली ये एक्ट किया, हैबिचुअली किसी को थ्रेटन करता है, हैबिचुअली रॉइट्स करता है, ऐसे पर्सन को दिल्ली से या दिल्ली के किसी भी एरिया से उसको बाहर किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। ऐसी पावर सेक्शन 47 दिल्ली पुलिस एक्ट ने कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली को दी है। तो जब इतनी बार हैबिचुअली वर्ड यूज हुआ तो इस एक्सप्लेनेशन ने बताया कि हैबिचुअली क्या होगा। तो इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ना हमारा जरूरी बनता है। देखिए क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन में। अ पर्सन हु ड्यूरिंग पीरियड विद इन 1 ईयर, इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, 1 ईयर, immediately preceding the commencement of an action under this section has been found on not less than 3 occasions to have committed or to have been involved in any of the acts referred to in this section shall be deemed, ध्यान देना, shall be deemed to have habitually committed that act। तो क्रक्स क्या है इस एक्सप्लेनेशन का? क्रक्स ये कहता है कि 1 साल के अंदर अंदर किसी पर्सन ने एटलीस्ट 3 बार इस सेक्शन में दिए गए एक्ट्स या ऑफेंसेस को किया है, तो ऐसे पर्सन को कहा जाएगा कि उसने हैबिचुअली ऐसा एक्ट किया है। तो इसमें 2 बातें, 1 साल के अंदर एटलीस्ट 3 बार ऑफेंस किया हो या वो उन ऑफेंसेस में इन्वॉल्व रहा हो। तो यहां से एक डेफिनेशन हैबिचुअली की निकलकर आई। लेकिन अब आप मुझे यह बताइए कि दिल्ली पुलिस एक्ट तो लोकल एक्ट है और केवल दिल्ली पर या दिल्ली पुलिस पर एप्लीकेबल होता है, तो बाकी जगह पर हैबिचुअली की डेफिनेशन कहां से लेंगे वो लोग? यहां से तो नहीं ले सकते। तो अब मैं आपको और आगे लेके चलता हूं और कोर्ट्स क्या कहती हैं कि हैबिचुअली का मीनिंग क्या होता है। अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि भारतीय न्याय संहिता में एक सेक्शन है 317 और उसकी सब सेक्शन 4 जो डील करती है ऐसे पर्सन से जो हैबिचुअली स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव करता है या फिर स्टोलन प्रॉपर्टी में हैबिचुअली डील करता है। और यही सेक्शन आईपीसी में 413 हुआ करती थी। जब मैंने हैबिचुअली को जानने के लिए मैंने इन सारी सेक्शंस जहां जहां पर ये हैबिचुअली वर्ड यूज हुआ तो मैंने सर्च की कि इन सेक्शंस पर जब जजमेंट होंगे कोर्ट्स के तो हैबिचुअली को डेफिनेटली वहां पर डिस्कस किया होगा। तो मुझे एक जजमेंट मिली दिल्ली हाई कोर्ट की फ्रेंड्स, उसका नाम है अजय सेठी वर्सेस स्टेट और ये दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है। और इस दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट में डिस्कस किया गया 413 आईपीसी में लिखे हुए वर्ड हैबिचुअली को। अगर कोई पर्सन हैबिचुअली स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करता है या हैबिचुअली स्टोलन प्रॉपर्टी में डील करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी 413 आईपीसी में। और स्टोलन प्रॉपर्टी को अगर एक बार रिसीव करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है 411 आईपीसी में। और इस तरीके से आप ये समझ पा रहे होंगे कि कोई पर्सन 411 का ऑफेंस एक बार किया, 411 का दूसरी बार किया, 411 तीसरी बार किया, 411 चौथी बार किया, तो आप कह सकते हैं कि अब उस पर्सन ने 413 आईपीसी का हैबिचुअली स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करने का ऑफेंस कर दिया है। और सेम यही क्वेश्चन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने था कि ये जो पिटिशनर है यहां पर ये अजय सेठी, ये एक्यूज, इसके खिलाफ 6 एफआईआर दर्ज थी 411 आईपीसी की। स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव करने के लिए इस पर्सन के ऊपर 6 एफआईआर अलग अलग थानों में अलग अलग टाइम के इंसिडेंट के लिए रजिस्टर्ड थी। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने इस पर्सन के ऊपर 413 आईपीसी का एक ऑफेंस इन्वोक कर दिया और लर्नड सेशन कोर्ट ने इस 413 आईपीसी में इस पिटिशनर को पनिशमेंट भी सुना दी। इसीलिए यह पिटिशनर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा और दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, बहुत सारी बातें हैं, ये आप पीडीएफ में पढ़ लेना। लेकिन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा मैं आपको केवल उतना ही दिखाऊंगा, बाकी आप पीडीएफ में पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा कि समथिंग मोर इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश दैट
the offender is in habit of dealing with or receiving stolen property. Since the offense under section 413 is interrelated with and an aggravated form of section 411, then state would have to prove and establish that the offender was convicted, बात नंबर 1, repeatedly, number 2, twice, number 3, और more than twice, number 4. ये 4 बातें स्टेट को प्रूव करनी होंगी 413 के हैबिचुअली में किसी पर्सन को प्रोसिक्यूट करने के लिए। ऐसी बात ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में कही। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो इन्होंने यही कंक्लूड किया कि अगर कोई पर्सन 2 या 2 से ज्यादा बार कन्विक्ट हो चुका है, ऐसे पर्सन को ही हैबिचुअल ऑफेंडर कहेंगे स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करने में या स्टोलन प्रॉपर्टी के लिए डील करने में। और ऐसी कन्विक्शन सेक्शन 411 आईपीसी में होनी चाहिए 2 बार या 2 बार से ज्यादा, तब उस पर्सन को 413 आईपीसी के लिए हैबिचुअली ऑफेंडर माना जाएगा। तो यहां से एक मीनिंग निकल कर आया हैबिचुअल ऑफेंडर कौन होगा। जो पहले जो हैंडकफ लगाने के लिए टेस्ट मैंने बताया, उसमें जो पहला बैग था उसके अंदर 4 बातें थी, उनमें से एक बात थी कि जिस पर्सन पर कोई पुलिस ऑफिसर हैंडकफ का यूज करना चाहता है, उस पुलिस ऑफिसर को यह चेक करना पड़ेगा कि वो पर्सन हैबिचुअल ऑफेंडर है या नहीं। तो हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए इतनी सारी बातें जो हमने ऊपर से नीचे तक अभी देखी, तो वो निकल कर आई कि वो पर्सन एटलीस्ट 2 बार कन्विक्टेड हो चुका होना चाहिए। एटलीस्ट 2 बार या 2 से ज्यादा सजा हो चुकी हो उसको ऑफेंसेस में, तभी उस पर्सन को हैबिचुअल ऑफेंडर कहेंगे। लेकिन यहां पर अगर आपको कोई और इंटरप्रिटेशन कोर्ट को करनी है तो मैं वो भी बताऊंगा कि अब आपको दूसरे तरीके से कैसे समझा सकते हैं। मान लो कोई पर्सन 10 ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है और पुलिस ऑफिसर उस पर हैंडकफ का यूज करना चाहता है क्योंकि समाज के लिए खतरा है वो पर्सन, और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो पर्सन सजा कभी हुई नहीं उस पर्सन को, तो वो तो हैबिचुअल की कैटेगरी में आएगा नहीं। लेकिन चोरी करता है वो बार बार, तो क्या उस पर हथकड़ी का यूज नहीं किया जा सकता? बताऊंगा इस क्वेश्चन का जवाब, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा रिपीट ऑफेंडर क्या होगा। हैबिचुअल ऑफेंडर हम समझ गए, अब बात आती है रिपीट ऑफेंडर क्या होगा। रिपीट ऑफेंडर हैबिचुअल ऑफेंडर से थोड़ा अलग है। रिपीट ऑफेंडर देखिए, मैंने इसकी भी जब डेफिनेशन देखने की कोशिश करी तो ना तो बीएनएसएस में, ना बीएनएस में, ना बीएसए में, ना जनरल क्लॉजेज एक्ट में कहीं भी रिपीट ऑफेंडर की डेफिनेशन नहीं दी गई। जब मैं आज आपको ये लेक्चर दे रहा हूं तो यहां 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान देना। हैबिचुअल ऑफेंडर, रिपीट ऑफेंडर एंड फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। देखना, हैबिचुअल ही क्लियर हुआ है अभी, अब मैं रिपीट ऑफेंडर को आपको क्लियर करूंगा कि रिपीट ऑफेंडर का मीनिंग कहां से निकलेगा, जबकि कहीं डेफिनेशन नहीं दे रखी है। उसी तरीके से रिपीट ऑफेंडर को भी मैंने ढूंढने की कोशिश की कि पहले देख लेता हूं बीएनएस में कहां कहां पर रिपीट ऑफेंडर या रिपीटेड वर्ड का यूज हुआ है। तो मैंने जब सर्च किया तो पता चला सेक्शन 64 है, उसकी सब सेक्शन 2, उसकी क्लॉज एम, और उसमें वर्ड यूज हुआ है रिपीटेडली। इफ एनी पर्सन कमिट्स रेप रिपीटेडली ऑन द सेम वुमेन, एक ही स्त्री पर अगर रिपीटेडली रेप करता है तो उसको पनिशमेंट यहां मिलेगी। एक दूसरी सेक्शन रेप से ही रिलेटेड 71 मिली मुझे बीएनएस में, वहां पर हेडिंग है पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर। एग्जैक्ट वर्ड मिला मुझे रिपीट ऑफेंडर, कि रिपीट ऑफेंडर को पनिशमेंट देनी है रेप के रिपीट ऑफेंडर को, तो सेक्शन 71 में मिलेगी। एक और सेक्शन मिली बीएनएस की 78 जो स्टॉकिंग को डिफाइन करती है, वहां पर भी लिखा कि रिपीटेडली कोई फॉलो करता है किसी फीमेल को तो कहा जाएगा कि वो स्टॉकिंग करता है। 2 सेक्शन और मिली, एक बीएनएस की 293 और एक बीएनएसएस की 162। यहां पर भी रिपीटेडली वर्ड का यूज हुआ, लेकिन डेफिनेशन कहीं भी नहीं दी गई, एग्जैक्ट डेफिनेशन कहीं नहीं दी गई। लेकिन जब मैंने इनको पढ़ा तो आप देखिए सेक्शन 71 बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन निकली इस बात को समझाने के लिए। क्या कहती है हेडिंग? तो वही पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। लैंग्वेज देखिए आप इसकी, whoever
whoever has been previously convicted of an offense punishable under section 64, under section 65, 66 or 70 and is subsequently convicted of an offense punishable under any of the said sections shall be punished with imprisonment for life so and so and so and so. तो क्रक्स है वो यही है कि प्रीवियसली कन्विक्टेड था, लेकिन यहां पर उस जजमेंट की तरह ट्वाइस और मोर देन ट्वाइस नहीं लिखा, दो बार या दो से ज्यादा नहीं लिखा, केवल लिखा कि प्रीवियसली कन्विक्टेड होना चाहिए। मींस एक बार भी अगर कन्विक्ट हुआ तो इस रिपीट ऑफेंडर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अब हैबिचुअल ऑफेंडर एंड रिपीट ऑफेंडर में कुछ डिफरेंस आपको समझ आया होगा। इतनी सारी बातों को देखने के बाद कंक्लूजन अगर निकालें तो कंक्लूजन ये निकलता है फ्रेंड्स कि अगर कोई पर्सन एक बार कन्विक्ट हो रखा है तो वो रिपीट ऑफेंडर की कैटेगरी में आएगा, और अगर कोई पर्सन दो बार या दो से ज्यादा बार कन्विक्ट हो रखा है तो हैबिचुअल ऑफेंडर की कैटेगरी में आएगा। इस पर लर्नड हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट की और भी इंटरप्रिटेशन आ सकती है रिगार्डिंग कि वो दो बार जो कन्विक्ट हुआ क्या सिमिलर ऑफेंस थे तब उसको हैबिचुअल कहा जाएगा, या डिफरेंट ऑफेंसेस में भी हुआ था तो भी उसको हैबिचुअल ऑफेंडर कहा जा सकता है, या कन्विक्ट नहीं हुआ था तो क्या फिर वो केवल इन्वॉल्व था उसको भी हैबिचुअल ऑफेंडर कहा जा सकता है, या फिर रिपीट ऑफेंडर के लिए एक बार जो कन्विक्शन हो रही है वो सिमिलर ऑफेंस के लिए हो रही है क्या जिसमें उसे अब अरेस्ट किया जा रहा है। इस टाइप की इंटरप्रिटेशंस अभी भी आ सकती हैं, लेकिन जितना मुझे मिला, क्योंकि अभी तक कहीं भी डेफिनेशन नहीं है और क्योंकि सब सेक्शन 3 सेक्शन 43 बीएनएसएस जो हैंडकफ के यूज के बारे में लिखी गई है, ये नया प्रोविजन ऐड किया गया है बीएनएसएस में, ये पहले नहीं था, इसलिए अभी इसके ऊपर जजमेंट्स आएंगी। अब मैं एक नई टर्म आपको और समझाऊंगा, उस नई टर्म से भी हैबिचुअल ऑफेंडर और रिपीट ऑफेंडर दोनों के बारे में कुछ एक इन्फ्रेंस निकलकर आएगा। सेक्शन मैंने पढ़ी बीएनएसएस में, बीएनएसएस में जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 479 बेल से रिलेटेड है फ्रेंड्स। यही सेक्शन पहले सीआरपीसी में 436 कैपिटल ए हुआ करती थी, और इसमें बात हुई थी कि अगर कोई पर्सन कस्टडी में है और वो उस ऑफेंस की मैक्सिमम कस्टडी जो किसी लॉ ने बताई उसकी आधी कस्टडी ऑलरेडी उसकी जेल में हो चुकी है, तो यह सेक्शन कहती थी 436 ए कि अब ऐसे पर्सन को बेल पर छोड़ दिया जाए, शेल वर्ड यूज किया था। तो अब इस सेक्शन को जब नंबर आज की डेट में 479 हुआ बीएनएस में इसका, तो एक प्रोविजन इसमें ऐड किया गया फ्रेंड। 436 केवल हाफ कस्टडी की बात करती थी, लेकिन 479 में 1/3 कस्टडी की भी बात कर दी गई है। और जब 1/3 कस्टडी की बात हुई तो सेक्शन क्या कहती है, 479 सेक्शन उसकी सब सेक्शन 1 जो हाफ की ही बात करती है, बट इसी का प्रोवाइजो देखें आप तो ये नया प्रोविजन ऐड किया है। और क्या कहता है, वो कहता है सबसेक्शन 1 तो ठीक है, provided that where such person is first time offender। तो नया जो प्रोविजन ऐड किया 479 बीएनएसएस में, वहां पर लेजिस्लेचर ने कहा कि इफ द पर्सन इज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, अगर वो मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/3 पीरियड कस्टडी में बिता चुका है, तो अब आप ऐसे पर्सन को बॉन्ड पर रिलीज कर दो। अब लेजिस्लेचर ने क्या किया, इस फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो एक्सप्लेनेशन आई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे एक्सप्लेन किया है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को, इसी के आगे ब्रैकेट में लिखा है हु हैज नेवर बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन द पास्ट। पीछे पास्ट में कोई भी पर्सन कभी भी किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं हुआ हो, ऐसे पर्सन को कहा जाएगा फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। तो यहां से आप देखिए कि अगर क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन 6 केसेस में इन्वॉल्व है,
लेकिन सजा अभी तक किसी में भी नहीं हुई है। तो 6 के 6 केसेस में ऐसे पर्सन को फर्स्ट टाइम ऑफेंडर ही ट्रीट किया जाएगा। अब यहां से एक इंटरप्रिटेशन ये निकल कर आएगी दोस्तों कि अगर कोई पर्सन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो क्या वो हैबिचुअल ऑफेंडर हो सकता है? क्या वो रिपीट ऑफेंडर हो सकता है? नहीं हो सकता। इट मींस 3 कैटेगरी हो गई है वो ऑफेंडर की। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जिसको कभी सजा नहीं हुई है किसी केस में, रिपीट ऑफेंडर जिसको सजा हो चुकी है किसी एक केस में भी, हैबिचुअल ऑफेंडर जिसको सजा हो चुकी है एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा केसों में। तो ये 3 टर्म्स की डेफिनेशन आप अगर बताना चाहें, किसी एग्जाम में लिखना चाहें, इंटरव्यू में बताना चाहें, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। और पुलिस ऑफिसर्स भी इस बात का ध्यान रखें, आप पब्लिक हैं, आप भी याद रखें कि इन्हीं के आधार पर हैंडकफ के यूज को भी डिसाइड किया जाएगा। तो हैंडकफ का यूज पर्टिकुलरली उस मामले में जब हैबिचुअल ऑफेंडर की बात हो रही है, रिपीट ऑफेंडर की बात हो रही है, तो ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हमारी बहुत हेल्प करता है ये समझने में कि कौन हैबिचुअल ऑफेंडर होगा और कौन रिपीट ऑफेंडर होगा, और उस पर हैंडकफ का यूज करें या ना करें। तो कंक्लूजन यही निकला, अभी मैंने बता दिया आपको कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जो कभी भी कन्विक्ट नहीं हुआ, कभी सजा नहीं हुई, रिपीट ऑफेंडर जिसको एक बार सजा हो चुकी है, और हैबिचुअल ऑफेंडर जिसको 2 बार या 2 से ज्यादा बार सजा हो चुकी है। तो दोस्तों बीच में मैंने आपको यह बताया था कि अगर कोई पर्सन है बार बार ऑफेंस करता है, बार बार सपोज डकैती करता है, थेफ्ट करता है, रॉबरी करता है, और उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी केस में सजा नहीं हुई है, सजा नहीं हुई है, तो पिछली जितनी भी बातें हमने देखी उनके अकॉर्डिंग अभी वो हैबिचुअल ऑफेंडर की कैटेगरी में नहीं आ सकता, रिपीट ऑफेंडर की कैटेगरी में नहीं आ सकता। अब मैं आपको यह बात बताने जा रहा हूं कि आपको इंटरप्रिटेशन करनी है लॉजिकली, और इंटरप्रिटेशन लॉजिकली करने के बाद कोर्ट को कन्विंस करना है कि आपने जो एक्शन लिया है वो बिल्कुल ठीक है। तो किस तरीके से आप करेंगे, मैं वो बातें यहां पर बताने जा रहा हूं। अब बात यह आई कि वो पर्सन जब बार बार थेफ्ट करता है और वो एग्रेसिव है, वो पर्सन अरेस्ट करते समय बहुत ज्यादा परेशान करता है, पुलिस ऑफिसर को हर्ट कर देता है, खुद को या पुलिस ऑफिसर्स को हर्ट कर देता है, तो क्या ऐसे पर्सन को हैंडकफ ना लगाई जाए? क्यों? ये कहते हुए कि वो तो हैबिचुअल भी नहीं आता है क्योंकि कन्विक्शन नहीं हुई है, रिपीट भी नहीं आता है क्योंकि कन्विक्शन नहीं हुई है, और वो कस्टडी से भागा हुआ है नहीं, और वो उन 11 ऑफेंसेस में से भी किसी भी ऑफेंस में नहीं आता क्योंकि थेफ्ट, डकैती और रॉबरी उन ऑफेंसेस में नहीं है। तो क्या ऐसे पर्सन पर हैंडकफ नहीं लगाई जाए? अगर पुलिस ऑफिसर ने ऐसे पर्सन को हैंडकफ लगा दी तो पुलिस ऑफिसर क्या बोलकर डिफेंड कर सकता है? सुनिए, आप ये कह सकते हैं कि ये जितनी भी डेफिनेशन पीछे बताई, ये बातें एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए थी। जब 413 आईपीसी का ऑफेंस था, जब 413 आईपीसी में पनिशमेंट देने की बात थी, तो हैबिचुअल होना चाहिए एक ही ऑफेंस को, स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करने के लिए। 411 आईपीसी का ऑफेंस एक से ज्यादा बार किया हो और 2 से ज्यादा बार सजा हुई हो, तो वहां पर जो हैबिचुअल की डेफिनेशन बताई ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने, वो इन रेस्पेक्ट ऑफ 413 आईपीसी बताई। आप उसको थेफ्ट में अरेस्ट कर रहे हैं, 413 में नहीं कर रहे हैं। और वो सजा के लिए बताई, सजा के टाइम पे आप देखें कि उसको कन्विक्शन हुई है या नहीं हुई है, हथकड़ी के लिए नहीं है वो। आप ऐसी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। जब आप 71 बीएनएस देखते हैं जहां पे रिपीट ऑफेंडर लिखा है और क्लियर कट लिखा है कि प्रीवियसली कन्विक्टेड हो वो पर्सन और फिर उसने कोई रेप का ऑफेंस किया है, दोबारा सजा देनी है उस पर्सन को, ज्यादा सजा देनी है, तो सजा देने के टाइम पर केवल और केवल यह देखने के लिए कि 71 बीएनएस में कवर होता है या नहीं होता है, वो उस पर्पज के लिए रिपीट ऑफेंडर की डेफिनेशन थी, एक बार सजा होना। हैंडकफ के यूज के लिए रिपीट ऑफेंडर नहीं था वो। तो एक इंटरप्रिटेशन यह भी निकल कर आती है कि हैंडकफ के यूज के लिए रिपीट ऑफेंडर कोई और हो सकता है।
हैबिचुअल ऑफेंडर कोई और हो सकता है, और जब पर्टिकुलर सजा देने की बात आएगी, एनहांस पनिशमेंट देने की बात आएगी, तो वहां पर हैबिचुअल या रिपीट के लिए कन्विक्शन देखना जरूरी है, सजा देखना जरूरी है। आप ऐसी भी इंटरप्रिटेशन करके कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन मैं पुलिस ऑफिसर्स को सलाह दूंगा कि ऐसी परिस्थिति में अगर आप हैंडकफ्स का यूज करते हैं तो मिनिमम यूज करें, जब तक वो कूल नहीं हो जाता है ऑफेंडर, या जब तक वो आपको आपकी कस्टडी में सरेंडर नहीं कर देता है, केवल उतनी देर के लिए करें। और ये बात आप कोर्ट को इन्फॉर्म कर दें विद रीजन, अपनी केस डायरी में लिखे हुए कि ये हालात थे और हमने इतनी देर के लिए इस पर्सन पर हैंडकफ का यूज किया था, तो उस पुलिस ऑफिसर का एक्शन जस्टिफाइड होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज सारे ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे और फ्यूचर में कभी भी आप जवाब देने में गलती नहीं करेंगे। अगर आपने गलती करी तो फ्रेंड्स मेरी बेइज्जती होगी कि मैंने आपको ठीक से नहीं समझाया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बेइज्जती नहीं होने देंगे फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।